प्रभाकर राय और अन्य दो बुजुर्ग पहले ही डेक से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने अर्जुन देव और अन्य लोगों को महान जिन राष्ट्र की स्थिति से परिचित कराया। साथ ही उन्होंने 5 नेशन यूथ कॉम्पिटिशन के नियमों की सरल व्याख्या की। 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता को प्रारंभिक और अखाड़ा लड़ाइयों में विभाजित किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्रतिभागी साइन अप करते हैं। प्रारंभिक के लिए केवल 400 स्लॉट हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देवलोक महाद्वीप में केवल 400 लोग ही विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर कदम रख सकते हैं। सुमेर ने जब ये सुना तो वो चौंक गया। उन्होंने कहा, इतना सख्त? अगर पहले दौर में इतने सारे लोग बाहर हो जाते हैं तो क्या कुछ मजबूत प्रतिभागियों को दफन नहीं किया जाएगा? प्रभाकर राय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति शायद ही कभी होती है। प्रारंभिक बहुत ही सरल और निष्पक्ष है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे। युद्धपोत ड्रैगन सीलिंग माउंटेन के जितना करीब आया उतने ही अधिक युद्धपोत मिले। अंत में वे हर 100 मीटर पर एक युद्धपोत से मिलेंगे। युद्धपोत इतने घने थे कि उन्होंने आकाश को ढक लिया। कम से कम 10,000 युद्धपोत और अगिनत उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट थे। ये दृश्य असीम रूप से विशाल था, जिसने सभी को चौंका दिया। युद्धपोतों का घनत्व बहुत अधिक था। शेन मंजुन के पास गोल्डन जेड ग्लेज्ड शिप को धीमा करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 4 घंटे के बाद प्रभाकर राय ने सामने एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए कहा, वो ड्रैगन सीलिंग माउंटेन है। अर्जुन देव और अन्य लोगों ने जल्दी से उस दिशा में देखा जिस दिशा में प्रभाकर राय ने इशारा किया था। उन्होंने अपनी दृष्टि की सीमा पर सैकड़ों ऊंची चोटियों को देखा। चोटियों की स्थिति बहुत अजीब थी। उन्होंने वास्तव में एक विशाल वलय का गठन किया। वलय के आकार की पर्वत श्रृंखला के बीच में असीम बादल भी अलग थे। ये बाकियों से अलग था। आसपास के सफेद बादलों की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत मोटा था और इसका रंग भी गहरा था। दूर से देखने पर अंग के आकार की पर्वत श्रृंखला और बीच में बादल पिंजरे की तरह लग रहे थे जो कुछ फंसा रहे थे। आसपास के सैकड़ों पहाड़ों की चोटियों पर कई ऊंचे टावर थे और समय समय पर पहाड़ों की चोटियों पर आराम करने वाले युद्धपोत और उड़ने वाले आत्मा जानवर होते थे। अर्जुन देव को ये अजीब लगा। उन्होंने कहा, यहाँ सैकड़ों चोटियां हैं, ड्रैगन सीलिंग माउंटेन कौन सी चोटी है? प्रभाकर राय मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वो बीच में है। हालांकि क्योंकि ये बहुत लंबा था, किसी ने इसे बहुत पहले ही काट दिया था। अब आप इसे नहीं देख सकते। जब आप रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंचेंगे तो आप इसे देख पाएंगे। 10 मिनट की यात्रा के बाद गोल्डन जेड ग्लेज्ड शिप रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला की एक चोटी पर रुक गया। कई युद्धपोत और विशाल उड़ने वाले स्पिरिट जानवर पहले से ही चोटी पर खड़े थे। अगिनत लोग पहाड़ की चोटी पर स्थित टावर की ओर बढ़ रहे थे। प्रभाकर राय ने छक्कों को भीड़ का पीछा करने के लिए नेतृत्व किया और एक टावर में प्रवेश किया। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण ग्रेट हॉल में था। पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल थी। 6 लोगों की उम्र की जांच करने के बाद उन्होंने संप्रदाय के प्रतिभागियों के नाम पंजीकृत किए। फिर उनमें से प्रत्येक को एक गहरे रंग का ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट मिला। आओ, ऊपर चलते हैं। गोलाकार सीढ़ी से गुजरने के बाद समूह उत्साह के साथ टावर के शीर्ष पर पहुंचा। सबसे ऊपरी मंजिल पर छत नहीं थी। जब समूह वहां खड़ा होता था तो वे आसपास के दृश्य को देख सकते थे, हजारों किलोमीटर के दृश्यों का आनंद ले सकते थे। कई किसान पहले से ही टावर के शीर्ष पर एकत्रित हो गए थे। अर्जुन देव ने भीड़ को अलग कर दिया और रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला के रहस्यमय केंद्र को देखा। अर्जुन देव को इस बात से आश्चर्य हुआ कि वास्तव में पहाड़ों से घिरा हुआ एक बड़ा शहर था। ये शीहे प्रांत की राजधानी से छोटा नहीं था। टावर के ऊपर से नीचे देखने पर शहर की इमारतें चींटियों की तरह लग रही थीं। केवल कुछ अजीब गोलाकार पत्थर के स्तंभ कई किलोमीटर लंबे थे और अपेक्षाकृत स्पष्ट दिख रहे थे। पूरे शहर में सैकड़ों पत्थर के स्तंभ बिखरे हुए थे। कुछ लंबे थे, कुछ छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब पैटर्न बनाया। हर पत्थर के स्तंभ पर एक विशाल कुंडलित अजगर उकेरा गया था। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि ये पहाड़ के बीच में बना एक शहर है। विशाल पर्वत शिखर को किसी ने कमर से काट दिया, फिर इसके ऊपर एक शानदार शहर का निर्माण किया गया। प्रभाकर राय ने छक्कों को समझाया, वो ड्रैगन सीलिंग सिटी है। इसके नीचे टूटा हुआ ड्रैगन सीलिंग माउंटेन है। क्या आप ये ड्रैगन स्तंभ देखते हैं? पहला दौर शुरू होता है। रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला की 100 चोटियों के टावरों पर सभी प्रतिभागी एक साथ ड्रैगन सीलिंग सिटी की ओर उड़ान भरेंगे। जब तक कि वे ड्रैगन स्तंभों पर खड़े नहीं हो सकते, वे अखाड़ा लड़ाई के लिए अर्हता प्राप्त कर लेंगे। बीच के 10 ड्रैगन स्तंभ स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचे हैं। जो लोग उन पर खड़े होते हैं वे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यही वो जगह है जहां प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र है।
जहां तक 10 स्तंभों में से सबसे ऊंचे स्तंभ की बात है, वे ड्रैगन स्तंभ हैं। शीहे ने कहा, ड्रैगन कॉलम्स ऑफ ड्रैगन स्पिरिट का। ड्रैगन स्तंभों के कॉलम्स में से स्पिरिट ड्रैगन का कॉलम सबसे ऊंचा है। सुमेर ने यह सुनने के बाद कहा, तो पहला चरण वास्तव में इतना सरल है? जब दूसरे देश के एक बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो वो ठंडी मुस्कान से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने कहा, अज्ञानी, प्रत्येक 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में 1/3 प्रतिभागी अपनी मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इस बार और भी अधिक होंगे। ये इतना आसान नहीं है। प्रभाकर राय ने पीछा किया और गंभीरता से कहा, वास्तव में ऐसा ही है। अखाड़ा लड़ाई के लिए अर्हता प्राप्त करने से पहले आपको 1 मिनट के लिए ड्रैगन स्तंभ पर खड़ा होना होगा। आप इसे छूने के बाद नहीं जा सकते। यदि आप 1 मिनट के लिए खड़े होने से पहले ही गिर जाते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होगा। 1 मिनट में केवल 60 सांसें होती हैं। आमतौर पर यह एक झलक में गुजर जाएगा, लेकिन अगर कोई 1 मिनट के लिए ड्रैगन स्तंभ पर खड़ा होना चाहता है और चारों ओर से अनंत हमलों को सहना चाहता है तो यह बहुत कठिन होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी आमने सामने नहीं लड़ रहा होगा। चारों ओर से अनगिनत हमलों को सहना पड़ेगा। अगर कोई सावधान नहीं होता तो वो गिर जाएगा। जो लोग 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं वे सभी उत्कृष्ट युवा होंगे। 24 साल की उम्र में मार्शल किंग से तोड़ना, अगर वे उत्कृष्ट नहीं थे तो वे क्या थे? लेकिन इन 7,800 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से सफाई के एक दौर के बाद केवल 494 प्रतिभाशाली साधक खोजी ही बचे होंगे। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि 400 लोगों की शक्ति और प्रतिभा कितनी मॉन्स्ट्रस होगी। 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता की गुणवत्ता चौंकाने वाली थी। प्रभाकर राय बोलने वाले व्यक्ति से दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मैं स्वर्गीय सेबर पवेलियन का एल्डर प्रभाकर राय हूं। क्या मैं आपका महान नाम पूछ सकता हूं? बगल में मौजूद व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। हालांकि वो जोश और आभा से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से वो एक पीक आधे कदम वाला मार्शल एम्परर था। जब उस व्यक्ति ने प्रभाकर राय की बातें सुनी तो उसने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, मेरा महान नाम इतना महान नहीं है। मेरे परिवार का नाम दास है और मेरा दिया गया नाम धनवर है। मैं ग्रेट जिन नेशन के ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय का मुख्य पर्यवेक्षक हूं। सेबर संप्रदाय। प्रभाकर राय ने कुछ देर सोचा, लेकिन वो ग्रेट जिन नेशन में किसी भी शक्तिशाली संप्रदाय के बारे में नहीं सोच सकता था जिसे ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय कहा जाता है। धनवर दास मंद मंद मुस्कुराए और कहा, भाई जियांग, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय ग्रेट जिन नेशन में एक तीसरी दर्जे का संप्रदाय है। कितने लोगों ने साइन अप किया है? जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो ये समझ में आया। हालांकि ग्रेट जिन नेशन में 10 महान संप्रदाय थे, लेकिन कुछ छोटे संप्रदाय भी होने के लिए बाध्य थे। प्रभाकर राय ने अर्जुन देव और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, कई नहीं, केवल 6। धनवर दास के पीछे एक युवा शिष्य ने मजाक करते हुए कहा, मैंने स्वर्गीय सेबर पवेलियन के बारे में भी सुना है। ऐसा लगता है कि ये ग्रेट जिन नेशन के 3 महान संप्रदायों में से एक है। अप्रत्याशित रूप से उनके पास केवल 6 लोग हैं। हमारा ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय एक तीसरी दर्जे का संप्रदाय है, फिर भी हमारे पास 10 विषम लोग हैं। उस व्यक्ति का लहजा खुद से बहुत प्रसन्न था। ग्रेट जिन नेशन के शिष्यों के लिए जो गर्व अद्वितीय था वे उनके शब्दों में निहित था, जिससे दूसरों को असहज महसूस हुआ। ग्रेट जिन नेशन में कई आत्मा नदें और प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये विशाल और असीम भी था। 10,000 वर्षों तक इसने 4 महान राष्ट्रों को दबाया था। प्रभाकर राय के हाव भाव थोड़े अटपटे लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी कम उम्र में इतना असभ्य होगा। अर्जुन देव ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चाहे कितनी भी सड़ी हुई लकड़ी क्यों ना हो, इसे तराशा नहीं जा सकता। ये सोचना कि ग्रेट जिन नेशन में एक तीसरी दर्जे का संप्रदाय इतना अहंकारी हो सकता है, यहां तक कि एक तुच्छ शिष्य भी पुरानी पीढ़ी से असभ्यता से बात करने की हिम्मत करता है। अर्जुन देव ने आखिरकार ग्रेट जिन नेशन के लोगों के अहंकार को देख लिया था। युवा शिष्य ने गुस्से में कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें कचरा कह रहे हो? तुम सिर्फ एक संप्रदाय के शिष्य हो जो 4 महान राष्ट्रों में सबसे नीचे है, फिर भी तुम इतने अहंकार से बोलते हो। मुझे मत दो सूर्य कुमार, अखाड़ा लड़ाई में तुमसे मिलने दो। बड़े भाई, उससे ऐसा मत कहो। वो अखाड़ा लड़ाई में प्रवेश करने के लिए कैसे योग्य हो सकता है? जब छत पर कई संप्रदाय के शिष्यों और अकेले काश्तकारों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी दिलचस्पी से देखने लगे। धनवर दास ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। वो चीजों को बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और प्रभाकर राय से कहा, भाई जियांग, ये शिष्य उतावला था, माफ करना। हालांकि धनवर दास ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने सूर्य कुमार से माफी नहीं मांगी। वे केवल ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय के शिष्यों के समूह को टावर के दूसरी तरफ ले गए।
जाने से पहले सूर्य कुमार ने अर्जुन देव और अन्य लोगों को मजाक में देखा, उन्हें नीची नजर से देखा। सुमेर ने गुस्से में कहा, ये लोग कौन हैं? वे ग्रेट जिन नेशन में सिर्फ एक तीसरी दर्जे का संप्रदाय है इनकी इस तरह बोलने की हिम्मत? प्रभाकर राय ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं, ग्रेट जिन नेशन के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर प्रभाकर राय को पता होता कि बूढ़ा व्यक्ति ग्रेट जिन नेशन का है तो उनका उससे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं होता। ग्रेट जिन नेशन के लोगों का सामना करने समय उनका रवैया स्वाभाविक रूप से बेहतर होता। प्रारंभिक परीक्षा का पहला चरण सभी के आने के बाद ही शुरू होगा। अभी भी कई संप्रदाय थे जो अभी तक नहीं आए थे। हर कोई केवल इंतजार कर सकता था। ब्रेकिंग सेबर संप्रदाय का मामला सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। ये बहुत जल्दी बीत गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक छत पर भीड़ में से किसी ने कहा, हाउटियन संप्रदाय का युद्धपोत आ रहा है। पर्वत की चोटी पर कई मीनारों पर लोगों ने तुरंत अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। एक सुनहरे पहाड़ के आकार का एक युद्धपोत दूर से उड़ गया। हाउटियन संप्रदाय का अनूठा झंडा युद्धपोत के धनुष पर था। एक नजर से बताना आसान था। अर्जुन देव ने मन ही मन आह भरी। महासंप्रदायों का आकर्षण वास्तव में असाधारण है। जैसे ही वे दिखाई दिए, उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैंने सुना है कि हाउटियन संप्रदाय के प्रभातिका ने पहले ही सुबह के सूर्य मंत्र को 13वीं परत तक विकसित कर दिया है। उस दिन इंद्रधनुष प्रकाश की एक रहस्यमयी घटना थी। उनके संप्रदाय मास्टर ने घोषणा की कि इस बार उनका लक्ष्य शीर्ष 10 में शामिल होना है। उन्होंने कहा, शीर्ष 10 में जगह बनाना आसान नहीं है। किसी भी सुपर संप्रदाय से निपटना आसान नहीं है। भीड़ ने चर्चा की। जल्द ही एक और युद्धपोत उड़कर आया। किसी ने इसे पहचान लिया और कहा, ईवल मून पवेलियन के लोग भी यहां हैं। जुबेर पिछले 5 देशों के चयन में शीर्ष 20 में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उन्हें क्या रैंक मिलेगी। ड्रिफ्टिंग स्वॉर्ड संप्रदाय और सुप्रीम ई पैलेस के युद्धपोत भी यहां हैं। कितना प्रभावशाली है। इन दोनों संप्रदायों के सच्चे उत्तराधिकारी पिछले 5 राष्ट्रों की युवा प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में आने में कामयाब रहे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे इस बार उस स्थिति को बनाए रख सकते हैं। सन मून पवेलियन के लोग भी यहां हैं। 10 महान संप्रदायों के सभी लोग यहां हैं। 10 महान संप्रदायों के युद्धपोत एक एक करके पहुंचे। उन्होंने लापरवाही से एक पहाड़ की चोटी ढूंढी और रुक गए। उनमें से ड्रिफ्टिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के युद्धपोत ने वास्तव में उस पर्वत शिखर पर रुका था जिस पर अर्जुन देव थे। हालांकि ड्रिफ्टिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों ने एक अलग टावर चुना। जब अर्जुन देव ने देखा तो पता चला कि बहते हुए हिम तलवार संप्रदाय के सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहा गया। लानत है, ड्रिफ्टिंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग वास्तव में बहुत अत्याचारी हैं। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने हम सभी को पीछे कर दिया। जिन काश्तकारों का पीछा किया गया था, उनके पास उस मंडप में जाने और श्राप देना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, तुम केवल यहां श्राप देने की हिम्मत करते हो। ड्रिफ्टिंग स्वॉर्ड संप्रदाय में पहले से ही सैकड़ों प्रतिभाएं हैं। यदि तुम नीचे नहीं उतरोगे तो दूसरे कहां खड़े होंगे। अर्जुन देव ने इन लोगों के झगड़ों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सामने टावर पर एक सफेद आकृति पर अपनी नजर टिकाई थी। ये एक युवक था। इस युवक ने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी निगाहें ठंडी थीं। उसने ड्रैगन सीलिंग शहर में सैकड़ों ड्रैगन खंभों में से सबसे ऊंचे खंभों को देखा। ये युवक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। भले ही वो जरा सा भी नहीं हिला, फिर भी वो एक अकेली तलवार की तरह लग रहा था। जैसे ही वो वहां खड़ा था, उसकी तलवार का इरादा बादलों के माध्यम से उड़ गया, जिससे चारों तरफ ठंडक फैल गई। जब प्रभाकर राय ने स्थिति देखी तो उन्होंने धीरे से कहा, ये बहते हुए हिम तलवार संप्रदाय का पहला शिष्य वायुश्री है। वे पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर थे। उस समय वे केवल 18 वर्ष के थे। अब जबकि कुछ साल बीत गए हैं तो उनकी बर्फीली तलवार का इरादा और भी भयानक हो गया है। 8 कुलीन कुलों के लोग यहाँ हैं। इसी समय अंगूठी के आकार की पर्वत श्रृंखला की कई चोटियों में से किसी ने चिल्लाया। तुरंत पूरी पर्वत श्रृंखला में एक शोर गूंज उठा। 8 कुलीन कुलों के लोग आखिरकार यहाँ हैं। हर बार वे शीर्ष 8 में हावी होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। यहाँ तक कि 10 महान संप्रदायों के सुपर जीनियस ने भी हार मान ली है। और कौन बदल सकता है, ये कहना मुश्किल है। इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई प्रतिभाएं असीम सागर की उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं।
मैंने सुना है कि पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु बहुत शक्तिशाली है। वे पहले ही एक बेजोड़ आधे कदम मार्शल सम्राट हैं। एक महान जिन राष्ट्र के काश्तकार ने असंबद्ध रूप से कहा। बेजोड़ आधे कदम मार्शल सम्राट ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी तक 8 कुलीन कुलों के वंशजों से नहीं मिले हैं। उनमें से कोई भी उन्हें हराने में सक्षम होगा। इसके अलावा शर्मा परिवार ने पहले ही लगातार 3 बार पहली रैंक प्राप्त की है। शर्मा परिवार के समर्थ शर्मा ने पिछले 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। यदि वे इस बार अपनी पहली रैंक की रक्षा कर सकते हैं तो शर्मा परिवार को लगातार 4 बार पहली रैंक मिली होगी। दूरी में 8 युद्धपोत स्थित थे। वे शर्मा कुलान, भाटी कुलान, राव कुलान, अनंत कुलान, वर्मा कुलान, चौधरी कुलान, लांबा कुलान और बिष्ट कुलान के युद्धपोत थे। 8 महान कुलों में कई प्रतिभाएं थीं और वे बहुत मजबूत थे। यहां तक कि 10 महान संप्रदाय भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला का वातावरण चरम पर पहुंच गया। हर कोई जानता था कि 8 कुलीन कुल आ गए हैं। पहला चरण शुरू होने वाला है। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की योग्यता किसे मिलेगी, ये जल्द ही पता चल जाएगा। सभी प्रतिभागी काश्तकार कृपया अपना ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट पहने। मैं 10 से उल्टी गिनती करूंगा और प्रारंभिक का पहला चरण आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। 7-8 मिनट के बाद ड्रैगन सीलिंग शहर में एक गूंजती हुई आवाज गूंजी। आवाज में क्विंटेसेंस थी, इसलिए विशाल रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला में हजारों किसान इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, शोरगुल वाली पर्वत चोटी तुरंत शांत हो गई। कोई नहीं बोला। केवल हवा की आवाज थी और आने वाली संख्या थी। सभी काश्तकारों का दिल उनके गले में था। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, अंगूठी के आकार की पर्वत श्रृंखला के टावरों में सभी प्रतिभागी, प्राचीन उजाड़ भूमि, असीम सागर और 5 महान साम्राज्यों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने एक साथ चलना शुरू किया। श्यों, श्यों, श्यों। हर प्रकार के ध्वनि बूम लगातार बजते रहे जब वे केंद्र में ड्रैगन सीलिंग शहर की ओर बढ़ रहे थे। जहां तक नजर जा सकती थी, सभी दिशाओं से युवा कृषक नीचे कूद रहे थे। उनमें से 10,000 से भी अधिक थे। 3 साल का इंतजार, दिन रात कठोर खेती। इस दिन, इस समय तारों के नीचे सभी प्रतिभाएं और उत्कृष्ट प्रतिभाएं हिलने लगीं। अर्जुन देव को नीचे कूदने में जल्दी नहीं थी। उसने विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के चेहरों पर उत्साहित भावों को देखा। इस समय उसका दिल स्थिर पानी की तरह शांत था। ड्रैगन सीलिंग शहर के ऊपर घने काले बादल लगातार मंथन कर रहे थे, क्योंकि असंख्य युवा शिष्यों की आभा उन्हें उत्तेजित कर रही थी। एक तेज हवा चली और काले बादल छा गए। अस्पष्ट रूप से भारी काले बादलों के भीतर से एक गूंजता हुआ ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंजी, जिसने पूर्वजों और वर्तमान को हिला दिया। दर्शक दीर्घा में सभी काश्तकारों ने उन पर एक महान आभा महसूस की। बादल मंथन करते और एक महान आभा निकालते। पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन और गंभीर आभा फैल गई जो हवा को जमा गई। पू 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 पू। अचानक असीमित काले बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा बिखर गया। एक सुनहरी लाल किरण हवा में फैल गई और नीचे उतर गई। ड्रैगन सीलिंग शहर वर्ष भर अंधेरा रहता था। सूर्य नहीं देखा जा सकता था। हजारों वर्षों से घने काले बादल नहीं बिखरे थे, लेकिन इस समय वास्तव में एक सुनहरी रोशनी उतरी। भीड़ में से किसी ने तुरंत कहा, ये ऊपरी क्षेत्र के कुनलुन क्षेत्र की सुनहरी रोशनी है। ये दिव्यता का प्रकाश है। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में ऐसा दृश्य नहीं था। ये वास्तव में दिव्यता का प्रकाश है। प्रतिभाओं के पिछले युग में ऐसी रहस्यमयी घटना थी। ऐसा लगता है कि ये वास्तव में प्रतिभाओं का युग है। हजारों प्रतिभाओं की विशाल आभा ने ऊपरी क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। अफवाह के अनुसार जो इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में उच्च स्थान पर होगा, उसके पास मार्शल सम्राट के रूप में ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये सच है। 400 ड्रैगन खंभों पर तीव्र लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। प्रत्येक ड्रैगन खंभ पर 30 से 40 प्रतिभाओं ने लड़ाई लड़ी। दृश्य अविश्वसनीय दयनीय था। 400 स्थानों की खातिर सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सभी जानते थे कि इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता का क्या मतलब है। यदि वे इस अवसर से चूक गए तो वे उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे।
यदि वे इस अवसर से चूक गए तो वे किसानों के इस महान युग में हमेशा के लिए एक सहायक पात्र बन जाएंगे। बीच के 10 सबसे ऊंचे ड्रैगन खंभ वर्तमान में बहुत शांत थे। बहुत लोग उन पर लड़ाई नहीं कर रहे थे। सभी जानते थे कि इन 10 ड्रैगन खंभों का क्या मतलब है। सबसे तीव्र लड़ाई वहीं होगी। मजबूत ताकत के बिना यदि कोई उनके लिए लड़ने की कोशिश करता है तो वे तुरंत प्रारंभिक के लिए अपनी योग्यता खो देंगे। 8 नोबल कुलों के टावरों में छत पर 8 महान वंशज खड़े थे। वे आठों बहुत शांत दिखते हुए खुशी से बातें कर रहे थे। सभी के लिए 400 स्थान प्राप्त करना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होगा, लेकिन इन आठों ने इसकी परवाह नहीं की। वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। हे भाइयों, मैं कुमारन पहले अपनी छुट्टी लूंगा, आप लोग बातें करते रहिए। 8 महान वंशजों में से बारी बारी से नीले और सफेद रंग के भव्य वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी बांधी और सलामी देने के बाद चला गया। श्यूं श्यूं श्यूं। ये अज्ञात नहीं था कि ये एक संयोग था, लेकिन उसके जाने के बाद ऊपर घने काले बादलों में एक और छेद हो गया। एक चमकदार सुनहरी लाल किरण तेज तलवार की तरह आसमान से नीचे उतरी। जल्द ही 8 महान वंशजों में से केवल 2 ही बचे थे। वे भाटी कुलान के सिम्बा भाटी और शर्मा कुलान के समर्थ शर्मा थे। ये दोनों पिछले 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के चैंपियन थे। हर बार जब कोई महान वंशज नीचे कूदता था तो आकाश। सिम्बा भाटी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी। 3 साल पहले हालांकि वे दूसरे स्थान पर थे, लेकिन समर्थ शर्मा के खिलाफ वे 10 मूव से ज्यादा नहीं टिक पाए थे। उन्होंने समर्थ शर्मा को बिना किसी दबाव के शीर्ष पर चढ़ने दिया था। समर्थ शर्मा 4 सीजन कृपाण तकनीक उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोचते हैं। इस बार मैं, सिम्बा भाटी, निश्चित रूप से उस गौरव को वापस लूंगा जो मेरा है। सिम्बा भाटी ने धीरे से जमीन से धक्का दिया और उसकी आकृति ऊपर तैरने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका लक्ष्य सबसे ऊंचा ड्रैगन स्तंभ भी था। सुनहरी रोशनी की 4 किरणें आकाश से उतरीं। हालांकि वे सिम्बा भाटी के साथ नहीं चले, उनके और समर्थ शर्मा के बीच गैप था। प्रतियोगिता 5 या 6 मिनट तक चली, लेकिन कोई भी ड्रैगन खंभे पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। कृपाण रोशनी और तलवार की छवियों के बीच कई किसान घायल होकर गिर गए। दयनीय चीखें सुनाई दीं। यदि कोई बदकिस्मत था और उसे बहुत से लोगों से चुपके से हमला करना पड़ा तो वे मर जाएंगे। अर्जुन देव ने भीड़ के बीच से अपनी निगाहें घुमाईं। उसे एक मोटा विचार था कि एक स्थान कैसे प्राप्त किया जाए। उसकी नज़र सबसे बाहरी ड्रैगन स्तंभ पर टिकी हुई थी। शियू। अर्जुन देव ने जोर से जमीन से धक्का दिया और धनुष छोड़कर तीर की तरह आगे की ओर गोली मारी। आकाश में काले बादलों में 8 छोटे छेद दिखाई दिए। जैसे ही सुनहरी रोशनी की 8 किरणें उतरने वाली थीं, किसी कारण से छोटे छेद तुरंत शीव ध्वनि के साथ बंद हो गए। बेशक किसी ने इस छोटे विवरण पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र में सबसे तीव्र प्रतिस्पर्धा से दूर अर्जुन देव परिधि पर सबसे साधारण ड्रैगन स्तंभ की ओर बढ़ गए। फिर भी इस ड्रैगन स्तंभ पर अभी भी 30 लोग लड़ रहे थे। ड्रैगन स्तंभ के चारों ओर की लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र थी। ड्रैगन का खंभा खाली था, लेकिन किसी ने इस पर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले जब कुछ लोगों ने इस पर खड़े होने की कोशिश की तो उन्हें निशाना बनाया गया। वह दयनीय स्थिति बहुत पहले नहीं थी। शियू। जैसे ही 30 लोग लड़े, ड्रैगन के खंभे पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। उस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी कमर पर एक पतली कृपाण थी। उनके पास बिना किसी उतार चढ़ाव के एक शांत अभिव्यक्ति थी। ये बच्चा कहाँ से आया? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारा स्थान छीन ले? कितना लापरवाह है! उसे मारो। जब 30 लोगों ने अर्जुन देव को ड्रैगन के खंभे पर खड़ा देखा तो उन्होंने बिना एक शब्द कहे लड़ना बंद कर दिया। फिर उन्होंने अर्जुन देव पर सभी दिशाओं से सभी प्रकार के हमले किए। हमला करने वाले लोगों में सबसे कमजोर मार्शल किंग थे। कई पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे। उनमें से 1 या 2 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट भी थे। संयोग से सबसे पहले हमला करने वाले ब्रेकिंग सेबर गेट के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट सूर्य कुमार थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को ड्रैगन के खंभे पर खड़ा देखा तो वे मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। ये बच्चा महान किन राज्य का सिर्फ एक संप्रदाय शिष्य है। क्या वह सोचता है कि कोई भी इस ड्रैगन स्तंभ पर खड़ा हो सकता है? यहां तक कि सूर्य कुमार भी इस पर खड़े होने की जल्दी में नहीं थे। 1 मिनट के लिए भी हर किसी के हमलों का सामना करना आसान नहीं है।
उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि हर किसी का सार समाप्त ना हो जाए, इससे पहले कि वह 1 मिनट के लिए इस पर खड़े होने का विश्वास न कर सके। बैंग! सभी प्रकार की रोशनी सफेद आकृति पर उतरी। प्रकाश में विस्फोट हुआ और अराजकता के बीच आकृति सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या वह मर चुका है? सभी को लगा कि यह अजीब है। उन्हें लगा कि यह आसान है। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वह वास्तव में एक भी पूरी लाश के बिना मर गया। इसके बाद उन्होंने आराम किया। किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, वह एक चाल को भी नहीं रोक सकता और वह मजे में शामिल होने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में लापरवाह है। क्या ऐसा है? बस इसी समय भीड़ के पीछे से एक गहरी ठंडी हंसी आई। सभी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने वह आकृति देखी जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उसकी कमर पर एक पतली कृपाण थी। जैसे ही वह फिर से प्रकट हुआ, उसके पास एक शांत अभिव्यक्ति थी। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। अर्जुन देव को लोगों के इस समूह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने सीधे लाइटनिंग क्लैश कृपाण तकनीक को अंजाम दिया। उसने अपनी कृपाण और प्रकाश का एक दीप्तिमान स्तंभ लंबा खींचा। जिन किसानों ने अभी अभी अपना सिर घुमाया था, उन्हें लगा कि उन्होंने अर्जुन देव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अचानक उनके सामने इतने तीव्र हमले का सामना करके वे चौंक गए। एक सीधी रेखा में 10 लोगों ने तुरंत अपने सुरक्षात्मक सार को प्रकाश के स्तंभ से चकनाचूर कर दिया, जिससे वे गिर गए। कमजोर खेती वाले कई युवा किसानों ने बड़े कौर खून की उल्टी की और आसमान से गिरते समय बुरी तरह से रोए। ड्रैगन का खंभा 2 किलोमीटर से अधिक लंबा था। यदि कोई अपने सार को प्रसारित नहीं करता है और इतनी ऊंचाई से गिर जाता है, भले ही वह न मरे, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अर्जुन देव 30 लोगों के समूह में से अधिकांश को हराने में सफल रहे। उन्होंने केवल एक छोटी सी तरकीब का उपयोग किया, लाइफ बेस्टोवल स्पेल। इससे अर्जुन देव की काफी मेहनत बच गई। वह कम एसेंस उपयोग कर सकता था और उसे अपने सभी तुरुप केक के बाहर नहीं निकालने पड़ते थे। भीड़ में छिपे सूर्य कुमार की आंखों में डर की झलक देखने को मिली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने मजबूत होंगे। महान किन राज्य 5 महान राज्यों में सबसे कमजोर था। इसके अलावा यह व्यक्ति एक छोटे संप्रदाय से आया था। सूर्य कुमार को मूल रूप से लगता था कि वह सिर्फ एक सामान्य प्रतिभा है। हालांकि जब अर्जुन देव ने हमला किया तो उन्होंने तुरंत 10 लोगों को गिरा दिया। सूर्य कुमार की अंतर्दृष्टि से वह तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव इतने सरल नहीं थे जितना सूर्य कुमार सोचते थे। अर्जुन देव की शक्ति उनके बराबर थी, शायद थोड़ी अधिक मजबूत थी। नहीं, मैं इस बव्वा को अरीना की लड़ाई में भाग लेने नहीं दे सकता। भीड़ में छिपते ही सूर्य कुमार की आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा। हर कोई, चलो एक साथ हमला करते हैं। हम इस बच्चे को अपने स्थान छीनने नहीं दे सकते। यह आदमी बहुत नीच है। उसने वास्तव में हम पर एक चुपके से हमला किया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन सूर्य कुमार पीछे हटता रहा। उसका नेतृत्व करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मारो। बहुत कम स्थान थे और उनमें से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। भले ही वे जानते थे कि अर्जुन देव उनमें से किसी से भी अधिक मजबूत थे, लेकिन वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अर्जुन देव ने सूर्य कुमार की ओर ठंडी निगाह से देखा, जो दूर छिप गए थे। फिर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने सामने प्रतिभावान कृषकों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए उत्कृष्ट प्रतिभा वाले कृषक थे। वे मार्शल किंग नहीं थे जिन्होंने कचरा खेती तकनीकों की खेती की थी। उन सभी के पास अपने तुरुप केक के थे। एक बार में 10 विषम शिखर मार्शल किंग से निपटना स्पष्ट रूप से एक बुद्धिमानी की बात नहीं थी। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई और 3 सबसे मजबूत लोगों को बंद कर दिया। उसे लोगों के इस समूह को पूरी तरह से डराने के लिए अपनी शक्ति स्थापित करनी थी। ब्लू ड्रैगन टेल विप। अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी आकृति हवा में एक अजीब चाप में चली गई। यह एक विशाल ट्रू ड्रैगन की पूंछ की तरह था जो भीरे से झूल रहा था। घनी भीड़ को छेदते हुए एक असीम तेज हवा चली। अचानक अर्जुन देव की स्पष्ट आंखें लाल हो गईं। एक असीम हत्या का इरादा बाहर आ गया। पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग अर्जुन देव ने तुरंत महसूस किया कि उस पर दबाव बढ़ गया। उसके मन में नरसंहार, घृणा, क्रोध और सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं फूट पड़ीं। उसकी हरकतें तुरंत धीमी हो गईं। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक उन्हें पता चला कि अर्जुन देव की काली कृपाण उनकी गर्दन के सामने थी। उसकी आंखों ने तुरंत अत्यधिक भय की अभिव्यक्ति दर्शाई। अर्जुन देव ने अपनी हथेली पलट दी और उसकी कृपाण के पिछले हिस्से में बदल गई। फिर उसने दूसरे पक्ष की गर्दन काट दी।
यदि अर्जुन देव शत्रु नहीं थे तो उन्हें मारने की जरूरत नहीं थी। उसके पीछे के संप्रदाय को ठेस पहुंचाना भी अच्छी बात नहीं थी। 3 मार्शल किंग्स में से सबसे मजबूत जीवित रह सका। हालांकि वह बुरी तरह से चिल्लाया क्योंकि कृपाण की पीठ पर एसेंस उसे जमीन पर गिरा दिया। यद्यपि इस सब को बताने में काफी समय लगा, लेकिन जिस क्षण से अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन टेल विप का उपयोग किया था, उस समय से लेकर दूसरे पक्ष के गिरने तक केवल एक क्षण बीता था। यह इतनी तेज थी कि कोई भी अर्जुन देव की लय के साथ नहीं चल सकता था। सामने के कई काश्तकार जड़ता के कारण अभी भी आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अपनी निगाहें दूसरी पीक मार्शल किंग पर टिकाई रखीं। फिर उन्होंने वुकुई शेक्स दी हेवंस का इस्तेमाल किया और एक बैंगनी दिव्य वुकुई पेड़ आकाश से उतरा। ताकत के अंतर के कारण वह मार्शल किंग केवल कुछ सांसों के लिए विरोध कर सका, इससे पहले कि दिव्य वुकुई पेड़ ने उसे दबा दिया और ड्रैगन सीलिंग शहर में टकरा दिया। अब जाकर सभी ने प्रतिक्रिया की। विभिन्न रंगों और हर प्रकार के राज्यों के कई हमले हुए। कृपाण क्यू, तलवार क्यू और भाला क्यू हर दिशा में उड़े, उनमें से असंख्य थे। अर्जुन देव की शक्ति के साथ भी यदि वह इन हमलों को सीधे सहन करता है तो उसे महत्वपूर्ण आंतरिक घातें आएंगी। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को अंजाम देते हुए उनका चित्र थोड़ा कांपा और 9 आकृतियों में बदल गया। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही शॉक वेव्स फटी, कई क्लोन शून्य में विस्फोट हो गए, लेकिन अर्जुन देव का मुख्य शरीर ने अराजकता का फायदा उठाते हुए तीसरी पीक मार्शल किंग के पास पहुंच गया। इस बार अर्जुन देव ने किसी तकनीक का उपयोग नहीं किया। वह उस व्यक्ति से अपनी कृपाण से भिड़ गया। जब हथियार आपस में टकराए तो एक उभरता हुआ सार फट गया। ताकत में भारी अंतर के कारण दूसरे पक्ष का हथियार असंख्य टुकड़ों में विस्फोटित हो गया। उसकी हथेली फट गई और उसके होंठ के किनारे से खून निकल आया। अर्जुन देव ने 3 चालों में 3 लोगों को हराया। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति था। दूसरों ने तुरंत रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे और सावधानी से कुछ कदम पीछे हट गए। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान की और भीड़ से शांति से कहा, कहीं और जाओ, यह ड्रैगन स्तंभ मेरा है। अर्जुन देव के शांत स्वर में शंका की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बड़ी ताकत दिखाई। अर्जुन देव की उनकी छवि तुरंत उनके मन में अथाह हो गई। हु ची। ठीक इसी समय एक अर्जुन देव जो प्रकाश में लिपटे हुए थे ने तुरंत टॉवर में हजारों लोगों की निगाहें खींची। हर कोई बहुत हैरान था। पहले बुजुर्ग अर्जुन देव सफल हुए। स्वर्गीय कृपाण मंडप के दूसरे बुजुर्ग ने उत्साह से कहा, एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। प्रभाकर राय काफी शांत दिखाई दिए। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक यह सार है यह पर्याप्त है। जब ब्रेकिंग कृपाण गेट के धनवर दास ने ये शब्द सुने तो उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। इससे पहले उनके शिष्य ने अर्जुन देव का मजाक उड़ाया था कि वह एक देसी बम्किन है जो एक छोटी सी जगह से आए हैं। हालांकि अर्जुन देव के शिष्य ने सबसे पहले अर्हता प्राप्त की। जहां तक सूर्य कुमार की बात है तो वह अर्जुन देव से डरा हुआ था, लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। प्रकाश का सुनहरा स्तंभ धीरे धीरे उतरने से पहले पूरे 1 मिनट तक चला। जैसे ही प्रकाश बिखर गया, चिकना पत्थर का खंभा शिव ध्वनि के साथ वापस जमीन में सिकुड़ गया। 2 किलोमीटर लंबा खंभा 1 सेकंड में जमीन में उतर गया। इससे अर्जुन देव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने पिछले जीवन में एक मनोरंजन पार्क में लिफ्ट पर थे। जहां तक नजर जा सकती थी, आसपास की इमारतों को बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार के पैटर्न का पालन किया था। ड्रैगन सीलिंग सिटी की इमारतों ने एक प्राचीन और भव्य एहसास दिया। अर्जुन देव के ऊपर एक भारी और प्राचीन आभा बह गई। यहां इतिहास का वजन स्पष्ट था। अर्जुन देव ने अपनी कमर पर लटकते अजगर के आकार के जेड पेंडेंट को उठाया और उसे देखा। मूल रूप से मंद जेड लटकन अब जीवंत रंगों से भरा हुआ था। पारदर्शी जेड पेंडेंट में एक छोटा सुनहरा ड्रैगन था। वह धीरे धीरे तैरता रहा, बहुत दिलचस्प लग रहा था। एक ठंडी हवा अचानक चली गई जो अर्जुन देव के माथे के सामने के बालों को अलग कर रही थी, जो कपड़े की एक नीली पट्टी से ढकी हुई थी, जिससे उसका नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि पीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चुपचाप आ रहा है। इस व्यक्ति से ठंडी हवा आई। अर्जुन देव हल्के से चौंक गए। अगर यह उस ठंडी हवा के लिए नहीं होता तो वह इस व्यक्ति के आगमन को महसूस नहीं करता।
कहने का तात्पर्य यह था कि वह इस व्यक्ति को चुपचाप मार सकता था जितनी आसानी से उसका हाथ फ्लिप करना। वह ठंडी हवा शायद इस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर भेजी गई थी। अर्जुन देव ने ऐसी साधना करने वाले किसी व्यक्ति के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि सीनियर कौन है? पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन देव की कमर पर ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट पर नजर डाली। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता का आयोजक हूं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई संप्रदाय है? इसलिए वह 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के आयोजक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास इतनी उच्च ख्याति है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं महान किन राष्ट्र के स्वर्गीय कृपाण मंडप से अर्जुन देव हूं। पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने कहने से पहले कुछ देर सोचा और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्गीय कृपाण मंडप के निवास पर लाऊंगा। 3 दिनों में अरीना की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप अगले कुछ दिनों तक वहां आराम कर सकते हैं। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप शहर में घूम सकते हैं। वे दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कई ऊंची इमारतों पर छलांग लगाई। कुछ ही समय में वह एक स्वतंत्र आंगन में पहुंचे। आंगन में कुछ ही छोटे छोटे कमरे थे। यह बहुत सरल लग रहा था। हालांकि यह सरल था, इसे कच्चे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पीले वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने समझाया, आंगन की शैली संप्रदाय की ताकत और 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में संप्रदाय के शिष्यों के प्रदर्शन पर आधारित है। यदि कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अर्जुन देव ने अपनी समझ व्यक्त की। पूरे महाद्वीप में स्वर्गीय कृपाण मंडप को एक बड़ा संप्रदाय नहीं माना जाता था। अतीत में उनके पास कोई उत्कृष्ट शिष्य नहीं था। हालांकि इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में वह अर्जुन देव निश्चित रूप से इस स्थिति को बदल देंगे। वह स्वर्गीय कृपाण मंडप के वंशजों को ऐसी मनहूस जगह पर रहने नहीं देंगे। अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले व्यक्ति होने का अर्जुन देव की पसंद से बहुत कुछ लेना देना था। उनकी शक्ति वाले सभी लोग वरीयता स्थान के लिए लड़ने गए होंगे। 10 महान संप्रदायों के उत्तराधिकारी, 8 महान कुलों के उत्तराधिकारी और 4 राष्ट्रों के शीर्ष संप्रदायों ने 10 सबसे ऊंचे ड्रैगन स्तंभों को घेरा। स्वर्गीय तलवार द्वार के डेविड फर्नांडिस, बीस्ट टेमिंग अबोर्ड के केशव, असंख्य फील्ड पैलेस की शालिनी मेघ, अमन और 1000 स्वॉर्ड पैलेस की शर्मिला सभी सावधानी पूर्वक पानी परीक्षण कर रहे थे। उनके लिए पहले से एक दूसरे के साथ मौत से लड़ना असंभव था। वे केवल एक दूसरे का परीक्षण कर सकते थे, इसलिए वे और भी अधिक सतर्क थे। वे यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कम समय में शीर्ष पर कौन खड़ा होगा। अरीना की लड़ाई में 2 एलिमिनेशन राउंड थे। प्रत्येक राउंड में 20 मैच की आवश्यकता थी, जिससे 100 लोग समाप्त हो जाते। 2 एलिमिनेशन राउंड के बाद ही कोई फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। वरीयता प्राप्त प्रतियोगी को पहले एलिमिनेशन राउंड में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और वह सीधे दूसरे राउंड में प्रवेश कर सकता था। यह 20 कम मैच होने के बराबर था। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के फायदे ने लोगों को ईर्ष्या दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतियोगी को और भी अधिक फायदा मिला। वह 2 एलिमिनेशन राउंड छोड़कर सीधे फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वरीयता प्राप्त प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ाई थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह चेहरे की लड़ाई थी। अर्जुन देव के अपने विचार थे। उनकी राय में जब तक उन्होंने इसे सही से संभाला, उन्हें पहली 20 लड़ाइयों में अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की तूफान की आंख में आने और दूसरों के शोध का लक्ष्य बनने की अधिक संभावना थी। लो प्रोफाइल रखने से हमेशा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। जिसकी पहली हंसी होगी वही असली विजेता होगा। अर्जुन देव आराम करने के लिए अपने कमरे में नहीं गए, बल्कि वह छत पर कूद गए और पहली वरीयता के लिए लड़ाई देखने के लिए बैठ गए। समर्थ शर्मा पिछले कुछ हजार सालों में शर्मा वंश के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा थे। वह पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के निर्विवादित चैंपियन थे। अर्जुन देव भी इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि वह किस प्रकार की व्यक्ति हैं। सुनहरी रोशनी की 8 किरणों से घिरे समर्थ शर्मा बिना किसी डर के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ड्रैगन पिलर के सामने पहुंचे। उनकी निगाहें उग्र थीं और उनकी आंखों में मजबूत आत्मविश्वास भरा हुआ था।
यह इस तरह था जैसे सबसे ऊंचा और बड़ा ड्रैगन पिलर पहले से ही उनका था। उनके अलावा कोई और उस पर नहीं खड़ा हो सकता था। पहली वरीयता उन्हें समर्थ शर्मा मिली। इस तरह के मजबूत आत्मविश्वास को अपनी शक्ति के साथ मिलाने से उनका आभा मंडन बेहद भयानक था। नियमित खेतीहर केवल एक नज़र से स्वतः ही हीन महसूस करेंगे। यदि वे उनसे लड़ते हैं तो वे शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। अर्जुन देव बुदबुदाया, कितना मजबूत आत्मविश्वास है। यह उनकी अपनी शक्ति पर एक अटूट विश्वास है। यह आत्मविश्वास उन्हें मजबूत बनाता है और उनकी शक्ति उन्हें और भी अधिक आत्मविश्वास देती है। दोनों के एक दूसरे के पूरक होने से यह एक अनोखी आभा बनाता है। समर्थ शर्मा वास्तव में सरल नहीं थे। हालांकि एक बार जब उनके आत्मविश्वास को झटका लगा तो वे रॉक बॉटम में गिर जाएंगे। उनके लिए वापस ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यह बहुत दृढ़ और टूटने में आसान होने का सिद्धांत था। कोई आश्वस्त हो सकता है लेकिन कोई अंधविश्वास नहीं कर सकता। 3000 महान लोकों में से देवलोक महाद्वीप और स्काईडोम क्षेत्र केवल सामान्य महान क्षेत्र थे। अन्य महान क्षेत्रों में निश्चित रूप से मजबूत प्रतिभाएं थीं। जब कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ था तो उसे नीची प्रोफाइल रखना याद रखना चाहिए। जब कोई वास्तव में शिखर पर खड़ा होता है तभी वह दूसरों को नीची निगाह से देख सकता है। यह अर्जुन देव का दृष्टिकोण था। यह वह तरीका भी था जिस तरह से उन्होंने खुद को संचालित किया। इसलिए उन्होंने पहली वरीयता थानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अचानक अर्जुन देव ने धीरे से कहा। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कोई पहली वरीयता के लिए समर्थ शर्मा से लड़ना चाहता है। अब हम देख सकते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। आकाश में ऊंचे समर्थ शर्मा ने सिम्बा भाटी की ओर देखा जो ड्रैगन पिलर के सामने थे। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, सिम्बा भाटी, क्या तुम अब हार का स्वाद चखना चाहते हो? अरीना की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है तो यह तुम्हारी शक्ति को प्रभावित करेगा। समर्थ शर्मा की बातों में पूर्ण विश्वास महसूस करते हुए सिम्बा भाटी ने शांति से कहा, यदि मैं बिना लड़े पीछे हट जाऊं तो मेरी मानसिक स्थिति वास्तव में झटका खाएगी। यदि मैं आराम कर सकता हूं तो क्या होगा अगर मैं हार गया? पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में सिम्बा भाटी निर्विवादित रूप से दूसरे स्थान पर थे। वह बाई नोबल कबीले की एक दुर्लभ प्रतिभा थी। उन्होंने कहा, देखो, सिम्बा भाटी और समर्थ शर्मा लड़ रहे हैं। 3 साल पहले वह बुरी तरह हार गए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सिम्बा भाटी पासे पलट सकते हैं। मैंने सुना है कि सिम्बा भाटी ने भाटी कबीले की सबसे कठिन 4 सीजन कृपाण तकनीक का अभ्यास किया। अब उनकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। मैंने सुना है कि भाटी कबीले के पूर्वज ने एक अनाम प्राचीन मकबरे से 4 सीजन कृपाण तकनीक प्राप्त की। जब उन्हें यह मिल गया तो किसी को यह समझ नहीं आया। भाटी कबीले की प्रतिभा ओमवीर भाटी को समझने के बाद ही उन्होंने बाद की पीढ़ियों के लिए एक रास्ता दिखाया। वास्तव में यही मामला है। 4 सीजन कृपाण तकनीक अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इसे हेवन रैंक मार्शल तकनीक के तहत सबसे मजबूत मार्शल तकनीक कहा जा सकता है। भले ही ओमवीर भाटी ने एक रास्ता दिखाया हो, लेकिन हवा में हवा इस आभा का सामना नहीं कर सकी। ये बेतहाशा बह रहा था, एक तेज हवा को लात मार रहा था। इससे समर्थ शर्मा के कपड़े और बाल लगातार फड़फड़ाने लगते थे। विशाल ड्रैगन सीलिंग सिटी के ऊपर तारों वाले स्वर्ग के नीचे सभी प्रतिभाएं इस आत्मविश्वास से बौनी लग रही थीं। रात के आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। वो चुपचाप सभी को बता रहे थे कि वो समर्थ शर्मा सबसे शानदार स्टार थे। समर्थ शर्मा ने जब तलवार निकाली तो उसने तेज रोशनी दी। चलने वाली तेज हवा ने तुरंत तलवार को घेर लिया। मजबूत और बढ़ती तलवार का इरादा धीरे धीरे बढ़ गया। जल्द ही ये छोटी पूर्णता तक पहुंच गया। फिर ये 40% समझ तक चढ़ता रहा। जब सभी ने सोचा कि ये अंत है, तलवार का इरादा उठता रहा। 50% समझ, 60% समझ। समर्थ शर्मा की तलवार का इरादा वास्तव में 60% समझ तक पहुंच गया था। एक और 10% सच्चा महान पूर्णता तलवार का इरादा होगा। ये एक ऐसा स्तर था जिस तक तलवार दाव के कई वरिष्ठ नहीं पहुंच सके। समर्थ शर्मा के तलवार के इरादे से एक ठोस और तेज ऊर्जा निकली। एक पल में इसने सिम्बा भाटी के कृपाण इरादे से बनी निराकार ऊर्जा को तोड़ दिया। पूसी कृपाण के इरादे को तोड़ने के बाद समर्थ शर्मा की तलवार का इरादा थोड़ा कम हो गया। हालांकि इसका रूप बिखरा हुआ था, लेकिन इसका इरादा बना रहा। इसकी तीक्ष्णता कम नहीं हुई। काका,
जैसे ही तलवार का इरादा सिम्बा भाटी पर हमला करने वाला था, समर्थ शर्मा ने अपनी तलवार म्यान कर ली। तेज तलवार का इरादा तुरंत बिखर गया। तलवार का इरादा एक निराकार तलवार हवा में बदल गया और सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गया। कुछ बदकिस्मत काश्तकार इस तलवार की हवा से मारा गया और तुरंत उन्हें मामूली चोटें आईं। आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में हजारों टावरों की चोटी पर कई किसान चुप थे। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि समर्थ शर्मा मजबूत होंगे, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना मजबूत होगा। अप्रत्याशित रूप से वो अपनी एक ही पीढ़ी के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी के कृपाण इरादे को कुचल सकता था। एक छोटा कृपाण इरादा 30% की समझ वाले कृपाण इरादे के बराबर था। हालांकि समर्थ शर्मा ने अपने तलवार के इरादे को 60% समझने के लिए समझा, जो उनके प्रतिद्वंद्वी से दोगुना मजबूत था। हालांकि सिम्बा भाटी का कृपाण इरादा मजबूत था, लेकिन समर्थ शर्मा से मिलना उनके लिए एक त्रासदी थी। 60% समझ में आने वाली तलवार का इरादा सिम्बा भाटी अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हारे। उन्होंने कहा, समर्थ शर्मा वास्तव में समर्थ शर्मा है। शीर्ष प्रतिभा का टाइटल वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं है। शीर्ष वरीयता निश्चित रूप से वही है। उन्होंने कहा, वो आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली है। इसके अलावा उसे एक महान कबीले का समर्थन प्राप्त है। उसका भविष्य असाधारण होना तय है। मुझे लगता है कि सिमा परिवार लगातार 4 चैंपियनशिप्स जीतने जा रहा है। अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो मुझे डर है कि वो अंततः दुनिया का सबसे मजबूत परिवार बन जाएगा। पर्वत श्रृंखला के कई काश्तकारों ने समर्थ शर्मा को देखते हुए आह भरी। उन्होंने अपनी प्रशंसा में कंजूसी नहीं की। 400 ड्रैगन खुंभों के बिल्कुल किनारे पर पूर्वी सागर के लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु ने समर्थ शर्मा को देखा, जिसने सिम्बा भाटी को हराने के लिए अपनी तलवार के इरादे का इस्तेमाल किया था। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और धीरे से कहा, दिलचस्प। 5 देशों की ये युवा प्रतियोगिता वास्तव में सही विकल्प है। ये असीम सागर की एलीट प्रतियोगिता से काफी बेहतर है। मुझे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई जहां मैं अपनी ताकत ला सकता हूं। उन्होंने कहा, सभी कहते हैं कि सिम्बा भाटी अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं हारे। हालांकि मुझे लगता है कि वो अन्यायपूर्ण तरीके से हारे। हा, ये समर्थ शर्मा न केवल मजबूत है, बल्कि इसकी योजनाएं भी भयानक हैं। जबकि समरकेतु अचंभे में था, अन्य प्रतियोगी जो इस ड्रैगन स्तंभ के लिए लड़ रहे थे, वो सभी भयावह रूप से मुस्कुराए। मूर्ख, सोचने के लिए कि आप इस समय अभी भी अचंभे में हैं। उसने अपना हथियार लहराया और समरकेतु पर तीखा हमला किया। बैंग! समरकेतु ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मंद मंद मुस्कुराया। उसने लापरवाही से अपने स्थायी युद्ध हलबर्ट को घुमाया और विस्फोट से पहले एक नीला बाढ़ हलबर्ट के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। समरकेतु पर चुपके से हमला करने वाले प्रतियोगियों के हथियार सभी उड़ गए। हे, खेल खत्म हो गया है। छोटे दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। ग्रीष्मकेतु ठंडे स्वर में मुस्कुराया और सभी की चौंकने वाली निगाहों से पहले उसने अपने स्वर्गीय युद्ध हलबर्ट को हर जगह घुमा दिया। एक मजबूत ड्रैगन आकार का शॉक वेव फूट पड़ा और भीड़ एक भी चाल को नहीं रोक सकी और गिर पड़ी। केंद्रीय ड्रैगन स्तंभ के पीछे सिम्बा भाटी के चेहरे पर अत्यंत स्तब्ध भाव थे। थोड़ी देर बाद अचानक उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और गुस्से से बोले, समर्थ शर्मा, आपने ये जानबूझकर किया? समर्थ शर्मा जोर से हंसे और बिना किसी डर के बोले, ये सही है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। यदि आप हार स्वीकार करते हैं तो आप जा सकते हैं। सिम्बा भाटी मन ही मन संतुष्ट नहीं था, वो केवल अपने दिल की कड़वाहट को सहन कर सकता था। हालांकि वो केवल अन्य 9 वरीयता स्थानों के लिए लड़ने के लिए असहाय रूप से जा सकता था। दोनों के आदान प्रदान ने दूसरों को भ्रमित कर दिया। हालांकि छत पर मौजूद अर्जुन देव समझ गए कि क्या हो रहा है। समर्थ शर्मा ने शुरू से ही इसे स्थापित कर दिया था। वो जानता था कि 4 सीजन्स कृपाण तकनीक कितनी मजबूत है और सिम्बा भाटी 3 साल पहले की सिम्बा भाटी नहीं थी। समर्थ शर्मा को आसान जीत नहीं मिल पाती, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कृपाण इरादे में प्रतिस्पर्धा की। सामान्य लोगों को पता होगा कि कृपाण का इरादा तलवार के इरादे से मजबूत होता है। हालांकि समर्थ शर्मा अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। इसके पीछे कोई न कोई कारण होना चाहिए था, लेकिन स्थिति ने उन्हें मजबूर कर दिया। समर्थ शर्मा ने उन शब्दों को सबके सामने कहा था। भले ही सिम्बा भाटी को पता था कि ये अनुचित है, उनके पास खुद को संभालने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इसके अलावा सिम्बा भाटी ने महसूस किया कि उनका कृपाण इरादा जरूरी नहीं है कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी के तलवार के इरादे से कमजोर हो, इसलिए वो अंदर आ गया। इस प्रकार सभी ने देखा कि समर्थ शर्मा ने सिम्बा भाटी को आसानी से हरा दिया। इससे समर्थ शर्मा का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। हालांकि अंत में ये सिर्फ एक खुली योजना थी और छिपी हुई नहीं।
समर्थ शर्मा ने सिम्बा भाटी को हराने के लिए वास्तव में अपने दम पर भरोसा दिया था। सिम्बा भाटी को कितना भी उदास महसूस क्यों न हो, फिर भी वो इस लड़ाई को हार चुके थे। आम आदमी उत्साह के लिए देखता रहा, जबकि विशेषज्ञ कलात्मकता के लिए देखता रहा। समर्थ शर्मा के प्रदर्शन से अर्जुन देव को उनकी समझ थी। समर्थ शर्मा का तलवार का इरादा बहुत मजबूत था। हालांकि जब उसने अपनी तलवार वापस ले ली तो उसने चारों ओर उड़ने वाले तलवार के इरादे को नियंत्रित नहीं किया। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि समर्थ शर्मा उस समय उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो चारों ओर उड़ने वाली तलवार की हवा और भी तेज होती, जो इससे प्रभावित किसान को मारने के लिए पर्याप्त थी। तलवार का इरादा, जिसे वो पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, केवल 50% ही समझा जाना चाहिए। इसे जबरन 60% तक बढ़ाना उसकी सीमा है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, समर्थ शर्मा बहुत मजबूत है, हालांकि वो इतना मजबूत नहीं है कि वो अपराजेय है। उसके बारे में सबसे मजबूत बात यह है कि उसके दिल में भयानक स्वर्ग विरोधी आत्मविश्वास है। समर्थ शर्मा और सिम्मा भाटी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अन्य ड्रैगन स्तंभों के लिए लड़ाई नहीं रुकी। हालांकि दर्शकों ने अपना ध्यान उन दोनों पर केंद्रित किया। इस समय कई स्थानों पर ड्रैगन स्तंभों के लिए लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। कई लोग ड्रैगन स्तंभों पर मजबूती से खड़े थे। उनके हाव भाव या तो उत्साहित थे या शांत थे, जब वो सुनहरे ड्रैगन के उड़ने का इंतजार कर रहे थे। बड़ी लहरों ने रेत को बहा दिया। इस तारों वाले स्वर्ग के नीचे सच्चे कुलीन प्रतिभाएं एक एक करके प्रकट होंगे। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट जैसे ही 1 मिनट धीरे धीरे बीता, इन लोगों के नीचे के पत्थर के स्तंभों का चक्कर लगाने वाले विशाल ड्रैगन संघर्ष करने लगे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी भी पल आकाश में उड़ जाएंगे। हालांकि जैसे ही विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ने वाले थे, वो अचानक हिलना बंद कर दिया। ये ऐसा था जैसे कुछ चौंकाने वाला सामने आने वाला है। इसलिए उन्होंने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। क्वालिफाइंग करने वाले प्रतिभागी चौंकने वाले भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने जल्दी से प्लाजा के केंद्र की ओर देखा। उन्होंने समर्थ शर्मा को सबसे ऊंचे और सबसे बड़े ड्रैगन स्तंभ पर शांति से खड़े देखा। पत्थर के स्तंभ के चारों ओर घूमने वाले विशाल ड्रैगन स्केल्स तुरंत सुनहरी हो गईं और फिर वो आकाश में उड़ते हुए एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गईं। एक बड़ा ड्रैगन वास्तव में एक महान ड्रैगन है। बड़ा ड्रैगन अभी तक नहीं हिला है, तो छोटा ड्रैगन पहले कैसे आगे बढ़ सकता है? कुछ किसान जिन्होंने पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिताएं देखी थीं, वो धीरे से हंसे। अर्जुन देव के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। पास्ट में हमेशा ऐसा ही रहा है। जब तक कोई बीच के ड्रैगन स्तंभ पर खड़ा रहेगा, तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि यदि एक प्रतियोगी अन्य ड्रैगन स्तंभों पर खड़ा था, तो पत्थर के स्तंभों के चारों ओर घूमने वाले विशाल ड्रैगन उड़ नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बीच का ड्रैगन एक सच्चा ड्रैगन था, ड्रैगन्स का राजा। एक बार जब राजा प्रकट हुआ तो अन्य विशाल ड्रैगन्स को पीछे हटना पड़ा। सुनहरी रोशनी में लिपटे समर्थ शर्मा ने अपने आसपास के स्तब्ध लोगों को देखा और उनके होंठ मुस्कान में मुड़ गए और उनके दिल में आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। 3 साल पहले वो समर्थ शर्मा यहां गर्व से खड़े थे। कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। 3 साल बाद जब प्रतिभाओं का युग आया, तब भी वो समर्थ शर्मा यहां खड़े थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि प्रतिभाओं के इस युग में भी वो समर्थ शर्मा सबसे शिखर पर खड़े हो सकते हैं, इस युग के मुख्य पात्र बन सकते हैं। वो स्काई डोम राज्य के भाग्य को कुनलुन क्षेत्र में लाना चाहते थे और अन्य महान क्षेत्रों की प्रतिभाओं से मिलना चाहते थे। फिर वो एक एक करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को रौंद देगा। केवल वो समर्थ शर्मा मुख्य पात्र थे। केवल वो समर्थ शर्मा यहां खड़े होने के योग्य थे। केवल वो समर्थ शर्मा आकाश के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, स्काई डोम राज्य के भाग्य को प्राप्त करने के लिए योग्य थे। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जैसे ही समर्थ शर्मा का दृढ़ आत्मविश्वास ड्रैगन सीलिंग सिटी के ऊपर आकाश में फैला, एक असीम तेज हवा चली। अचानक 400 ड्रैगन खुंभों से एक गूंजने वाली ड्रैगन की दहाड़ आई। वो दहाड़ की ध्वनि हर जगह गूंजी। जैसे ही ध्वनि तरंगे फैली, उन्होंने समर्थ शर्मा के आभा से जुड़ी तेज हवा को बिखेर दिया। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन आकाश में उड़ गया। हालांकि वो सुनहरा ड्रैगन समर्थ शर्मा के सुनहरे ड्रैगन से छोटा था, लेकिन उसकी आभा समर्थ शर्मा के साथ टकराई। बिल्कुल जैसे ही दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे, उनकी निगाहें हवा में एक तीव्र संघर्ष में बंद हो गई। 2 सच्चे ड्रैगन एक ही समय में घने काले बादलों को फाड़ रहे थे। फिर प्रकाश के सुनहरे खंभे उतरे। शिव, पत्थर के खंभे जमीन पर लौट आए और ड्रैगन सीलिंग शहर में उतरे। दहाड़, दहाड़, दहाड़। केवल इसी क्षण जमे हुए पत्थर के ड्रैगन जीवन में आए। 10 छोटे ड्रैगन जो लंबे समय से दबाए हुए थे, आकाश में उड़ गए और जोर से दहाड़ने लगे, अपने दिलों की निराशा को बाहर निकाल दिया।
आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन का दृश्य बहुत राजसी था। ये विशेष रूप से तब था जब प्रकाश के 10 विषम सुनहरे स्तंभ एक ही समय में उतरे। ये सभी के लिए आंखें खोलने वाला था। इसके बाद सुनहरे ड्रैगन लगभग हर पल बादलों को चीरते और फाड़ते रहे। हालांकि छत पर मौजूद अर्जुन देव ने देखना जारी रखने का धैर्य खो दिया। जब वो ड्रैगन खंभों के लिए लड़ाई देख रहा था तो उसने लापरवाही से शहर के चारों ओर भी देखा। ड्रैगन सीलिंग शहर दुनिया का एकमात्र अक्षुण्ण प्राचीन शहर था। शहर में अभी भी प्राचीन युग की कई अनोखी इमारतें थीं जो आंखें खोलने वाली थीं। 7-8 मिनट के बाद 2 आंकड़े उड़ गए। ये एक रिसेप्शनिस्ट था जिसने सुमेर का नेतृत्व किया। अपनी निराश अभिव्यक्ति के आधार पर उन्हें चुनौती में असफल होना चाहिए था। मैं असफल हो गया। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। यहाँ आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुमेर ने अर्जुन देव पर अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, निराश मत होइए, बस इस प्रतियोगिता को ध्यान से देखिए। यदि आप इसमें अपना दिल लगाते हैं तो आपको मार्शल मोनार्क की ओर बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुमेर ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, हमारी सामने महान उम्र के साथ मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। एक और 7-8 मिनट के बाद सतीश और लवली सेन भी आ गए। जैसा कि अपेक्षित था, वे दोनों असफल रहे। हालांकि वे दोनों बहुत खुले विचारों वाले थे। उन्होंने मूल रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का इरादा किया था और उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे चारों एक साथ इकट्ठे हो गए और ऊब नहीं दिखे। वे लापरवाही से कुछ चीजों के बारे में बात करने लगे। सतीश ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, नीचे आने से पहले मैंने भाई मुरौंग की स्थिति पर एक नज़र डाली। वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं और सीधे वरीयता प्राप्त प्रतिभागी बनने का अधिकार चाहते हैं। अब तक कोई परिणाम नहीं आया है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी ताकत के साथ उनके लिए वरीयता प्राप्त स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि उनके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या आपने सीनियर सिस्टर यून को देखा है? उसकी क्या स्थिति है? हे, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन देव के बोलने के तुरंत बाद सभी के कानों में मधुर हंसी गूंज उठी। मेघना ने हल्के रंग की फ्लोरल ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर मुस्कान लेकर चली गई। मेघना के चेहरे पर मुस्कान के आधार पर ये दूसरों से बहुत अलग थी। बिना अनुमान लगाए ही ये स्पष्ट हो गया कि वो योग्य है या नहीं। क्या आप पास हो गए? सुमेर और अन्य लोगों ने पूछा। मेघना ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैं क्वालिफाई करने के लिए भाग्यशाली थी। 3 दिन बाद मैं विंड क्लाउड अरीना में लड़ने में सक्षम हो जाऊंगी। सतीश और अन्य लोगों ने ईर्ष्यापूर्ण प्रभाव दिखाया। हालांकि वे सभी अपने अपने संप्रदाय से थे, इसलिए ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन सभी ने हाथ मिलाया और मेघना को बधाई दी। कुछ देर बातें करने के बाद सुमेर ने अचानक कहा, महेश मान हार गया। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि शेष 9 वरीयता प्राप्त प्रतिभागियों के लिए लड़ाई अपने सबसे तीव्र चरण में पहुंच गई थी। महेश मान को हराने वाला अनंत कबीले का वंशज था, जो 8 कुलीन कुलानों में से एक था, कुमारन। बेशक ये सच्ची हार नहीं थी। वरीयता प्राप्त स्थान के लिए लड़ाई उस बिंदु तक नहीं थी कि एक पक्ष को मरना पड़े। अनंत कबीले के तुरुप और हत्या के तौर तरीके इतनी जल्दी नहीं खुल पाएंगे। वे केवल कठिनाई का सामना करने में पीछे हट सकते हैं। हालांकि कुछ समय बाद महेश मान ने अपनी एक ड्रैगन पिलर का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये वैसा ही था जैसा अर्जुन देव ने कहा था। उन्होंने आसानी से अरीना की लड़ाई के लिए क्वालिफाई कर लिया। गूंजती हुई ड्रैगन दहाड़ अनंत रूप से गूंज उठी। कई सुनहरे ड्रैगन आकाश में उड़ गए, जिससे आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। हजारों वर्षों से ड्रैगन सीलिंग शहर अंधेरा था। आज ये चौंधिया देने वाला था, सभी की आंखों को चौंधिया दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण का पहला चरण समाप्त हुआ। कुछ तीव्र प्रतिस्पर्धा के बाद 400 विशेष स्थानों का अंत में निर्णय किया गया। 3 दिन बाद अरीना की लड़ाई शुरू होगी। इसके बाद 5 नेशंस यूथ कंपटीशन का रोमांचक शो आधिकारिक रूप से शुरू होगा। जब ऊपर के घने काले बादल पीछे हट गए तो चैनल मंडल के बुजुर्ग आखिरकार प्रभाकर राय के नेतृत्व में आंगन में पहुंचे। अर्जुन देव और छत पर मौजूद अन्य लोग भी नीचे कूद पड़े। प्रभाकर राय ने अपनी निगाहें उस मनहूस आंगन में घुमाई। उसने धीरे से आह भरी और कहा, यह आप सभी के लिए कठिन रहा है। इस टूटे हुए स्थान में रहना इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारे स्वर्गीय सेबर मंडल में बहुत गिरावट आई है। आंगन वास्तव में बहुत साधारण था, यहाँ तक कि यदि 10 लोग इसे समान रूप से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक कमरा मिलेगा, यहाँ तक कि एक निजी पिछवाड़ा भी नहीं है। रात में खेती करना बहुत असुविधाजनक होगा। बेशक ये ड्रैगन सीलिंग शहर का नियम था, ये उचित या अनुचित नहीं था। यदि आप मजबूत थे तो आपको स्वाभाविक रूप से एक शानदार आंगन मिलेगा। 8 महान कुलानों और 10 महान संप्रदायों के आंगन 5 नेशंस यूथ कंपटीशन के समृद्ध और शक्तिशाली परिवारों में बहुत अधिक विशाल और शानदार थे। न केवल सभी को एक छोटा आंगन मिला, बल्कि प्रतिभागियों के लिए उनकी अंतिम तैयारी करने के लिए प्राचीन युग से छोड़े गए विशेष खेती के कमरे भी थे।
महेश मान ने उदास होकर कहा, इस 5 नेशंस यूथ कंपटीशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। स्वर्गीय सेबर मंडल की बाद की पीढ़ियां फिर से हमारी जैसी नहीं होंगी। शन मंजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले इस बारे में बात नहीं करते। ड्रैगन सीलिंग शहर में कई विशेष खेती के स्थान हैं। हमारा संप्रदाय वहां आपके खर्चों का भुगतान करेगा। प्रभाकर राय आगे बढ़े और उन 3 लोगों में से प्रत्येक को एक स्थानिक अंगूठी दी, जिन्होंने परीक्षा देने के लिए योग्यता प्राप्त की थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने नहीं किया, उन सभी को एक लकड़ी का बक्सा मिला। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से जांच की और हल्के से आश्चर्यचकित रह गए। स्थानिक अंगूठी में बहुत सारे मध्यम दर्जे के स्पिरिट पत्थर थे, कुल 4 लाख थे। उन तीनों के मिलने पर 1 मिलियन से अधिक मध्यम दर्जे के स्पिरिट पत्थर थे। ऐसा लग रहा था कि हेवनली सेबर पवेलियन ने इस 5 नेशंस यूथ कंपटीशन के लिए बहुत पैसा लगाया था। प्रभाकर राय के हाव भाव में दिल के दर्द का कोई निशान नहीं दिख रहा था। तथ्य ये था कि 3 लोगों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, उनकी अपेक्षाओं से बहुत अधिक था। पूरे महाद्वीप में केवल 400 लोग योग्य थे। हेवनली सेबर पवेलियन के लिए 3 स्थान हासिल करना आसान नहीं था। यहाँ तक कि उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय को भी केवल 2 स्थान मिले। नाइट स्पिरिट पैलेस की स्थिति इससे भी खराब थी। केवल महेंद्र ही मुश्किल से योग्य था। जहां तक महान किन राज्य के अन्य महान कुलानों की बात है, द्वानमो किंग के अलावा इनमें से कोई भी योग्य नहीं था। प्रभाकर राय ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और पहले आराम करो। यदि आपके पास कल समय है तो आप ड्रैगन सीलिंग शहर के आसपास टहल सकते हैं। शहर में कई दिलचस्प चीजें हैं। आकाश में ऊंचे घने काले बादलों ने ड्रैगन सीलिंग शहर को ढक लिया। परिणाम स्वरूप रात बहुत जल्दी आ गई। 4 घंटे के बाद आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अर्जुन देव ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा पुश किया और उछल पड़े। फिर वे रिंग के आकार की पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक स्पिरिट से क्षेत्र की जांच की और अपने समान लक्ष्य के साथ कई अन्य कल्टिवेटर्स की खोज की। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें सीखी गई मार्शल तकनीकों को व्यवस्थित करना था। वे सुस्त नहीं हो सकते थे। एक सुनसान पर्वत शिखर को खोजने के बाद अर्जुन देव कुछ देर के लिए हवा में रुके, फिर वे जल्दी से एक समतल जंगल में उतरे। रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्जुन देव जो केवल कपड़ों की एक पतली परत पहने हुए थे, उन्हें बहुत ठंड नहीं लगी। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव पूरी तरह से शांत हो गए। फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ को कृपाड़ की मूठ पर रखा और उसे खींच लिया। एक बढ़ता हुआ कृपाड़ इरादा तुरंत जंगल में फैल गया और असंख्य बवंडर बह उठे, कटे हुए पत्तों को बड़ी मात्रा में उठाते हुए और उन्हें गुनगुनाते हुए। अर्जुन देव का कृपाड़ इरादा धीरे धीरे बढ़ता गया। जल्द ही ये छोटी पूर्णता की शक्ति तक पहुंच गया। फिर ये मजबूत होता गया। 40% की समझ में आने वाले कृपाड़ इरादे ने बवंडर को एक लंबी सीधी रेखा में खींच लिया। रेखा में कटे हुए पत्ते तेज ब्लेड की तरह तेजी से घूमते रहे। धूल का एक बादल उठा दिया। पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे वे अब और नहीं टिक सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण फट जाएंगे। हालांकि अंत में वे फटे नहीं। इससे पता चलता है कि अर्जुन देव का उन पर पूरा नियंत्रण था। 50% की समझ में आने वाले कृपाड़ इरादे से तेज हवा चली और कटे हुए पत्तों में छोटी छोटी दरारें पैदा हो गई। 60% की समझ में आने वाले कृपाड़ इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाड़ हवा में बदल गया और जंगल में बह गया।
60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाण हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाण हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाण हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाण हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने वाले कृपाण इरादे से जंगल में पत्ते फट गए और क्रूर कृपाण इरादा कृपाण हवा में बदल गया और जंगल में बह गया। 60% की समझ में आने